हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। उसमें जो है आज से हम लोग मुगल साम्राज्य करेंगे। सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 से 24 तक करेंगे व्याख्या के साथ। बाबर के जो है 4 प्रमुख युद्ध हैं जो हमें याद रखना है। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। मुगल मंगोल एवं तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न वंश था। माता की ओर से ये मंगोल वंशी चंगेज खान से संबंध रखते थे तथा पिता की ओर से ये तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। मंगोल ने स्वयं को तिमूर वंशी माना है। मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा चगताई तुर्क थे। माता का नाम कुतलुक निगार, ये तैमूर वंश की थी। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का एक तुर्क शासक था। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर महज 12 वर्ष की उम्र में फरगना की राजगद्दी पर बैठा। बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता और उस पर कुछ समय काबिज रहने के बाद दोनों ही बार उसने उसे खो दिया। पहली बार समरकंद विजय इसकी 1497 ईस्वी में हुई। बाबर ने समरकंद को जीता परंतु शीघ्र ही उसने नगर त्याग दिया क्योंकि वहां से पैसा, रसद, लूट का सामान कुछ भी उसे नहीं मिला था। जब बाबर फरगना के लिए लौटा उससे पहले ही उज़्बेकों ने उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार बाबर समरकंद के साथ अपना राज्य फरगना भी खो बैठा। 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर एक बार फिर विजय प्राप्त की। सर ए पुल का युद्ध, यह युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर एवं उज़्बेक शासक शैबानी खान के मध्य हुआ। इस युद्ध में उज़्बेकों ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर बाबर को बुरी तरह पराजित किया था। बाबर का काबुल विजय 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल एवं गजनी पर आक्रमण कर काबुल व गजनी का शासक बन गया। काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने काबुल के हर नागरिक को एक चांदी का सिक्का भेंट किया। उसकी इस दान प्रियता से प्रभावित होकर वहां की जनता ने उसे कलंदर की उपाधि दी थी। बाबर का बाजौर अभियान 1519 ईस्वी में बाबर ने बाजौर पर आक्रमण किया और बाजौर और भेरा को जीत लिया। यह भारत विजय के लिए किया गया पहला आक्रमण था। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद एवं तोप खाने का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। दौलत खां लोदी ने अपनी आय का हिस्सा इब्राहिम को नहीं पहुंचाया था। इस कारण सुल्तान की कार्यवाही के डर से अपने बेटे दिलावर खान को बाबर के पास भेजा एवं भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। इब्राहिम लोदी से पराजित होकर बहलोल लोदी का बेटा आलम लोदी भी बाबर के पास काबुल पहुंच गया। ठीक उसी समय राणा सांगा का एक दूत भी बाबर के पास पहुंचा एवं बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया और कहा जिस समय बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। उपर्युक्त घटनाओं से बाबर को आभास हो गया था कि भारत को जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और इसी महत्वाकांक्षा के साथ बाबर ने पानीपत के युद्ध को लड़ा और विजय प्राप्त की। बाबर ने युद्ध क्षेत्र में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया एवं रूमी पद्धति तोपों को सजाने की पद्धति का प्रयोग कर उसे तोपों को सजाया तथा तोपची उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा की सहायता से भरपूर गोलाबारी की। पानीपत के युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी एवं ग्वालियर का शासक विक्रमजीत मारा गया। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा नामक स्थान पर बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ। राणा सांगा के साथ लगभग सभी राजपूत राजा मालवा का मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, आलम खां लोदी शामिल थे। इस युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया एवं मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर को समाप्त करने की घोषणा की। इस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी नामक स्थान पर मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित मालवा के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। बाबर विजयी हुआ एवं मेदिनी राय मारा गया। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। घाघरा का युद्ध 5 या 6 मई 1529 ईस्वी में
बाबर एवं अफगानों के बीच बिहार में घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया। इससे बाबर की विजय हुई। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात बाबर के साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार एवं हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, किंतु बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर ने तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए। बाबर ने खुद को बादशाह घोषित किया। बाबर ने नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया। बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली का विकास किया। आज जो है हम लोगों ने बाबर को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इससे संबंधित जो है प्रश्न उत्तर करेंगे, ताकि जो भी हम लोगों ने फैक्ट्स समझे हैं वो जो है अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर को करते हैं। नंबर 1, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खान ने उल्लंघन किया था। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खान को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। प्रश्न नंबर 2, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। जैसे व्याख्या देखते हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। प्रश्न नंबर 3, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैबानी खान। सैबानी खान ने 1501 ईस्वी में बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। व्याख्या देखते हैं। सैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। प्रश्न नंबर 4, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। प्रश्न नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के। जिसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। प्रश्न 6, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था, जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था।
वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। प्रश्न 7, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल सेना नायक। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था कुशल सेना नायक। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायकत्व था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को। प्रश्न नंबर 10, किस वर्ष भारत ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। 11, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ये सुमेलित है। बी, खानवा का युद्ध 1527, ये भी सुमेलित है। सी, घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सुमेलित है। चंदेरी का युद्ध 1530, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध 1530। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए जो है ये सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप 1, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो ये गलत है, उससे पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। 2, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, ये भी गलत है। 3, इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ, तो यही सही है, केवल 3 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां मंगोल का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभु सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया, जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी, जो रोड़ी की बनी हुई थी, और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेरशाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कुना का निर्माण शेरशाह द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया। इसके निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद 1536 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार एवं गुंबद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। प्रश्न 14, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। प्रश्न 15, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? वह था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा। प्रश्न 16, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। प्रश्न 17, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुक निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। प्रश्न 18, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। बाबर ने बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1506 या 1507 ईस्वी में अपने अनुगामियों को मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पाशा धारण की। प्रश्न नंबर 19, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। 1, काबुल का क्षेत्र, सही है। 2, पंजाब का क्षेत्र, ये भी सही है। 3, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये भी सही है। 4, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, ये शामिल नहीं था तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। प्रश्न नंबर 20, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। प्रश्न 21, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य मेवाड़ का उल्लेख किया है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। प्रश्न 22, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, सही है ये। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल साम्राज्य की धारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अतः कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है।
प्रश्न 23, तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुजुक के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 24, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर बाकी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। आज जो है बाबर से संबंधित प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। अगले वीडियो में हम लोग हुमायूं और शेर शाह से संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।